कक्षा 7 हिंदी पार्ट 2, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और हम सभी को बड़ों के महत्व को भी समझाने का प्रयास किया है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि लेखक अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने अब तक अपने जीवन में बहुत से सुख दुख देखे थे, परंतु उनके अंदर एक कमी थी कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही उनका मन बड़ा अनमना सा हो जाता था। मित्र उसके आगे पीछे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु जैसे ही वो पीछे मुड़ते थे अर्थात पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर उनका मजाक बनाया करते थे। लेखक इस बात से बहुत दुखी होते थे और उस समय उन्हें अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। क्वार के दिन आ गए थे। यहाँ क्वार से हमारा तात्पर्य है बरसात के दिनों से, और गांव में चारों ओर पानी भरा हुआ था और घास के सड़ने से उस पानी में से गंध आने लगी थी। बच्चों को तो पानी में मस्ती करना बहुत पसंद होता है। सभी बच्चे पानी में कूद कूद कर खूब खेलते थे। एक बार लेखक भी उस पानी में कूद गया तो उसे तो बुखार आ गया। उस समय उन्हें बीमार पड़ना भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबूदाना खाने को मिलता था। परंतु अब की बार जो बुखार चढ़ा वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बस फिर क्या था, चिंता में दादी माँ तो हलकान हुए जा रही थी और अब शुरू हो गए थे दादी माँ के नुस्खे। ये तो आपने अपनी दादी के साथ भी देखा होगा कि आपको ज़रा सा कुछ हुआ नहीं और उनकी परेशानी चरम सीमा पर आ जाती है। दादी माँ उसके माथे पर चबूतरे से लाई हुई मिट्टी लगाती थी। उन्हें विश्वास था कि उसमें अदृश्य शक्ति है। वो पूरी तरह से लेखक की देखभाल करती थी। दादी माँ को गवई गांव में मिलने वाली 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, अगर गांव में कोई और भी बीमार पड़ता था तो उसके लिए भी वैद्य की तरह काम करती थी। उनकी दादी माँ को गंदगी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बीमार तो लेखक अब भी पड़ता है, परंतु जो मेस महाराज हैं वो अपनी इच्छा अनुसार उसकी देखभाल करते हैं। और डॉक्टर की शक्ल देखते ही तो लेखक का बुखार ऐसे भागता है मानो 9-2-11 हो गया हो। अब लेखक का बीमार पड़ने का भी मन नहीं करता था। एक दिन दोपहर को रामी की चाची आई और दादी माँ से पैसे मांगने लगी। दादी माँ ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि रामी की चाची ने पहले जो पैसे लिए थे वो वापस ही नहीं किए थे और अब दोबारा फिर पैसे मांगने आ गई थी। परंतु वो दादी माँ के डांटने पर भी लगातार गिड़गिड़ाई जा रही थी कि उनकी बेटी की शादी है, शादी होने के बाद वो सब पैसे लौटा देंगी। जब लेखक ने ये सब देखा तो उसे रामी की चाची पर दया आ गई। उसने अपनी दादी से पैसे देने के लिए कहा, किंतु दादी माँ ने उसे भी खूब डांट लगाई। कई दिनों के बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची को 10 रुपये दे दिए थे और उसके साथ जो पिछला कर्जा था, जो पिछला ऋण था, वो भी माफ़ कर दिया था। तो मेरी दादी माँ दया और स्नेह की मूर्ति भी थी। बच्चों, आपसे परीक्षा में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि धन्नो कौन थी। तो जो रामी की चाची थी उसका नाम ही धन्नो था। जब दादी माँ ने उसे 10 रुपये का नोट पकड़ाया था तो साथ में कहा था कि देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए जग हंसाई ना हो। यानी कि जो दादी माँ थी वो गांव में सभी ज़रूरतमंदों की मदद भी करती थी। लेखक कहते हैं कि उनके किशन भैया के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह से 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता था और उसमें एक कथा हुआ करती थी जिसमें औरतें अपना अलग अलग पार्ट, अलग अलग रोल निभाती थी। ये नाटिका बारात जाने के बाद की जाती थी, तो उसमें किसी भी पुरुष को या लड़के को आने की अनुमति नहीं होती थी। लेखक को तो कई दिनों से बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गए थे। तो दादी माँ ने लेखक को अपने पास ही चारपाई पर सुला दिया था। उसके मामा का लड़का था राघव,
जो कि देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया था। परंतु औरतों ने तो ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का कोई काम नहीं। तब दादी माँ उन पर बहुत बिगड़ी थी और उन्होंने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। और वहीं पास में एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने मुझे भी चुपके से लिटाया हुआ था। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जो रो के नहीं रुक रही थी। तभी देवू की माँ ने चादर खींच ली और दादी से कहा, कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता ना है, दूध पिला दूँ क्या इसे? और सुबह रास्ते में मुझे देवू की माँ मिली। उन्होंने मुझे छेड़ा। तभी मैं वहाँ से भागकर अपनी दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वो कहते हैं ना कि हम कुछ भी गलती कर लें या कोई भी अपराध कर लें तो चुपचाप अपनी दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे अभयदान मिल गया हो। लेखक कहते हैं कि उनकी दादी माँ ने जीवन में बड़े सुख दुख देखे थे। दादाजी की अचानक मृत्यु से वे बड़ी उदास रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि दादाजी ने उन्हें धोखा दिया है। दादाजी हमेशा कहते थे कि पहले दादी जाएंगी, अर्थात पहले उनकी मृत्यु होगी, तब वो पीछे पीछे आएंगे। दादाजी की मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। सब कहते थे कि हम आपके घर की भलाई चाहते हैं, और इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बड़ी डामाडोल हो गई थी। दादी माँ के मना करने पर भी मेरे पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर बहुत खर्च कर दिया था और घर पर बहुत कर्जा बढ़ गया था। एक दिन माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी मेरी दादी माँ। लेखक उनके पास अचानक गया और उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह जब लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे और उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, तभी दादी माँ आई। उन्होंने पिताजी को दिलासा दिया और उन्हें कहा कि चिंता मत करो, अभी मैं हूँ। मैं भी वहीं खड़ा था। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली और कहा, तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए तो पहनाए थे। ये कहते कहते उनका गला भर आया। मैंने इन्हें पहना ही नहीं, हमेशा इन्हें सहेज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। ये कहकर उन्होंने वो कंगन मेरे पिताजी के हाथ पर रख दिए। मैं सोच में डूबा ही था कि मेरी नज़र अपने हाथों पर पड़ी और वो धुंधली सी छाया विलीन हो गई। लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था जिसमें लिखा था, दादी माँ अब नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेखक ने यह पाठ अपनी दादी माँ के लिए ही लिखा था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को हमेशा से आराम देता था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती हैं।